हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको कर रहे हैं। ये आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। In which Indian states assembly elections voter verified paper audit trial वीवीपैट was used in first time? तो सबसे पहले किस इंडियन स्टेट्स इलेक्शन में असेंबली इलेक्शंस में वीवीपैट्स को प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर होगा वो है नागालैंड। देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वीवीपैट का प्रयोग किया गया था वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स को, इसको सितंबर 2013 में नागालैंड में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो वीवीपैट्स का लार्ज स्केल्स में देखा जाए ईवीएम के साथ यूज, तो फर्स्ट टाइम 10 असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे 2013 मिजोरम के इलेक्शन में, तो 14 सीट्स में इलेक्शंस हुए थे, उसमें से 10 असेंबली सीट्स में इसको लार्ज स्केल में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स दिया हुआ है, किन स्टेट्स के साथ है आपको करेक्टली मैच करना है, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इज करेक्टली मैच। पहला है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है, ट्रू है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है, ये भी ट्रू है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच है, ये भी ट्रू है। तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट ये तमिलनाडु और केरला के बीच है, नहीं केरला नहीं है बल्कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट इनके बीच है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका ऑप्शन नहीं सही है, बाकी सभी सही है। तो ए, बी और सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी थर्ड नंबर आपका का ऑप्शन जो है तो यहाँ पर करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुंगभद्रा जो वाटर डिस्प्यूट है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में आपको बुक्स दी हुई हैं। आपको इनको मैच कराना है, ठीक है। फर्स्ट में है फ्रांसिस ने आर फ्रैंकलिन एंड एम एस ए राव। इनकी जो बुक है डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। रुडोल्फ जो बुक लिखते हैं द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन लिखते हैं। आशुतोष वर्सेने जो लिखते हैं वो बैटल ऑफ वान लिखते हैं। और सुदीप्त कविराज जो बुक लिखते हैं द ट्रेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट्स लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो होगा, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं। फ्रांसिने आर फ्रैंकलिन एंड एम एस ए राव जो बुक लिखते हैं डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया लिखते हैं 1992 में। इनका ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी इनसे बुक से पूछे जाते हैं। रुडोल्फ द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन लिखते हैं 1967 में लिखते हैं ये। आशुतोष वर्षने जो लिखते हैं वो बैटल ऑफ वन इंडियाज इम्प्रोबेबल डेमोक्रेसी 2013 में लिखते हैं। सुदीप्त कविराज जो बुक लिखते हैं द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट 2010 में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इटेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये कमीशन कब बने हैं उसको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रखना है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ये आपका बना था 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये आपका 2004 में बनता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये आपका 2007 में बनता है, ठीक। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बनता है आपका 1993 में बनता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ए नंबर सबसे पहले होगा, फिर डी नंबर, ए डी और बी सी, ए डी बी सी, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशन कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। जो रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी है इसको किसने दिया था, जिसको सुदीप्त कविराज ने प्रोवाइड कराया था। देखते हैं, रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी जो है इसको प्रोवाइड कराया गया था सुदीप्त कविराज को। ये थ्योरी एड्रेस करती है डिफरेंशिएशन अंडरस्टैंडिंग जो मॉडर्निटी की है उसको, जो नॉन यूरोपियन सोसाइटी की और यूरोपियन सोसाइटी की जो मॉडर्निटी की डिफिनीशन है उसको तो लिखकर बात करती है। और इसका जो फोकस रहता है वो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज पर फोकस रहता है। और ये चैलेंज करती है जो यूरोपियन सेंट्रिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उनको, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस नहीं है कौन से। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड अल्टरनेट गवर्नमेंट्स, इसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, इसको भी, ये भी उनका एक एम होता है। पॉलिटिकल एजुकेशन टू पब्लिक, पब्लिक को पॉलिटिकली रूप से एजुकेट भी करने का काम करती है। टू कंट्रोल द जुडिशरी, जुडिशरी को कंट्रोल करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता। जुडिशरी जो होता है इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है। तो देख लेते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन नहीं है वो कंट्रोल ऑफ जुडिशरी, टू कंट्रोल द जुडिशरी। क्या क्या फंक्शंस है उसको देख लेते हैं। फंक्शंस है इनका, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने की काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट मेथड से कंपेन चलाती हैं, मैनिफेस्टो जारी करती हैं अपना। साथ ही कोई भी इशूज होते हैं जो कंट्री में, उन पर अपना उनका क्या स्टैंड होता है उसको व्यू अपना रिप्रेजेंट करती है, जिससे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होती है। सेकंड ऑप्शन था फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड अल्टरनेट गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, इलेक्शन में जीत जाती है तो गवर्नमेंट फॉर्म करने का कार्य करती हैं, और यदि वो इलेक्शन हार जाती है तो अपोजिशन में एक अल्टरनेट गवर्नमेंट्स की या अपोजिशन पार्टी का भूमिका निभाती है। फिर पॉलिटिकल एजुकेशन टू पब्लिक, तो पब्लिक को पॉलिटिकल रूप से एजुकेट करने का भी काम करती है। अपने जो चुनाव का प्रचार प्रसार होते हैं, कोई मुद्दा होता है उस पर अपना इशूज रखते हैं, जो सोशल इशूज होते हैं उनका अपना व्यू पॉइंट देते हैं, जिससे जो तो जो पब्लिक है वो पॉलिटिकली रूप से एजुकेट होती है। लेकिन ये जुडिशरी का कंट्रोल करने का काम नहीं करते, क्योंकि जो जुडिशरी है इंडिया में इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है, ठीक ना। तो यही इंश्योर करती है कि फेयर और इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न फॉर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। तो इनमें से कौन से फंक्शंस जो है तो लोकल गवर्नमेंट्स के नहीं है। पब्लिक हेल्थ मेंटेन करना काम होता है लोकल जो गवर्नमेंट्स होते हैं। सैनिटेशन का भी काम होता है, साफ सफाई का। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं उनको भी काम करना होता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर मेंटेन करने का काम स्टेट का होता है, ना कि लोकल गवर्नमेंट्स का। तो देख लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर इज नॉट कंसर्न फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड सैनिटेशन, रोड ब्रिज डेवलपमेंट स्कीम्स, इनको जो लागू करना होता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का होता है। ये आर्टिकल 243W में प्रोवाइड किया गया है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसपालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टराइज अ सोशल एक्शंस ग्रुप। तो कौन सा सोशल एक्शंस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से कुछ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है, दे आर पार्टीजन्स ग्रुप, पार्टीजन ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये भी सोशल एक्शंस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक है। दे आर नॉन ऑटोनॉमस ग्रुप डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो नॉन ऑटोनॉमस नहीं बल्कि ऑटोनॉमस ग्रुप्स होते हैं, ये ऑटोनॉमस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और सपोर्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलता भी है, नहीं भी मिलता, कोई जरूरी नहीं है सोशल एक्शंस ग्रुप को। दे आर नॉन प्रोफेशनल फॉर्मेशन, तो ये नॉन प्रोफेशनल फॉर्मेशन होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, दे आर नॉन ऑटोनॉमस ग्रुप डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट्स, ये आपका करेक्ट नहीं है सोशल एक्शंस ग्रुप का। सोशल एक्शंस ग्रुप होते हैं वो कोई भी इशू है सोशल एक्शंस का उसमें अपना एक्शंस लेने के लिए होते हैं, और ये नॉन वायलेंट होते हैं, ठीक ना। ये जो अपना तरीका होता है इनका एक्शंस करने का वो नॉन वायलेंट होता है, अहिंसात्मक मार्ग रास्ते पे चलते हैं। जो सोशल एक्शंस ग्रुप होते हैं वो बोथ पब्लिक और पीपल सेंटर जो एडवोकेसी है डिजाइन करते हैं ताकि जो इन्फ्लुएंस हो सके पब्लिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल एटीट्यूड, यानी पब्लिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल एटीट्यूड दोनों को इन्फ्लुएंस करने का कार्य करते हैं, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, मार्जिनलाइज्ड क्लास है, उसको एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इंडिया की उसको कौन सा करेक्टराइज नहीं करता। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया पॉलिटिक्स, ठीक है। कोएलिशन फॉर्मेशन है इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सही है। स्टेबलाइजेशन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम नहीं देखा जा रहा है, कांग्रेस का डिक्लाइन देखा जा रहा है वर्तमान में। इंक्रीजिंग इन द स्कोप्स ऑफ इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स, तो इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स जो है तो बहुत सारी इंक्रीज हो गई हैं। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो जो इसका नॉट करेक्टरिस्टिक होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इंडियन का, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम नहीं है।
अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम देखा जाता है। कई पार्टियां इलेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन देती हैं। तो इंडिया की जो करेक्टरिस्टिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। कोएलिशन फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट्स हैं वो अधिकतर कोएलिशन फॉर्मेशन गवर्नमेंट देखने को मिल रही है वर्तमान में। 1989 के बाद से तो कई सारी कोएलिशन गवर्नमेंट हमको देखने को मिली हैं। तो वर्तमान की चाहे एनडीए गवर्नमेंट्स हो, इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट्स रही हो, तो ये सभी कोएलिशन फार्म की, साथ ही साथ कई स्टेटों में भी हमको कोएलिशन फॉर्मेशन की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स, इलेक्टोरल चॉइस, जो वोटर्स के चॉइस हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि कई रीजनल पार्टी आ गई है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं, कास्ट बेस्ड पार्टी आ गई है, रिलीजन बेस्ड पार्टी आ गई, जिससे जो है तो वोटर्स के पास चॉइस बढ़ गई है, तो स्कोप जो है बढ़ गया है इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इशूज ऑफ डिबेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इंडिया की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें इस डिबेट का इशू कौन कौन से मुद्दे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स रहता है, वन नेशन वन इलेक्शंस ये भी रहता है, सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशंस की बात नहीं होती, इंट्रोडक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन नॉर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट लोकल इलेक्शंस ये भी होता है। तो यहाँ पर ए बी और डी जो आपका ऑप्शन है वो इंडियन इलेक्टोरल का डिबेट का इशू रहता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ईवीएम है, इसको लेकर डिस्कशन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को, जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद इसका जो तो बात की जाती है, इसके सिक्योरिटी को लेकर बात की जाती है। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शंस की बात भी की जा रही है। ये किया कहा जा रहा है कि लोकल स्टेट और जो नेशनल इलेक्शंस है उसको एक साथ कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसको खर्चे को कम किया जाएगा, जो इतना समय की जाता है इलेक्शंस में वो भी कम हो सके, तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शंस की बात हो रही है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शंस की बात की जा रही है टू चाइल्ड नॉर्म, यानी दो बच्चे जिसके हों वही व्यक्ति जो तो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए जो तो एलिजिबल हो, ऐसी जो तो बात की जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों जो तो इशू थे, जो चौथा इशू था वो मतलब वो नहीं था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे आने वाली इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।